होती थी, जो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। इस प्रकार प्रत्येक मनसब की 3 श्रेणियां होती थीं। जो जाट बड़ी संख्या में सवार रखते थे, उन्हें 2 रुपये प्रति सवार के हिसाब से अधिक वेतन दिया जाता था। कोई भी मनसबदार अपने जाट पद से अधिक संख्या में सवार नहीं रख सकता था। सवार पद से यह बोध होता है कि मनसबदारों को राज्य सेवा के लिए कितने घुड़सवार रखने होते थे। आरंभ में इनके रखरखाव के लिए मनसबदार को 240 रुपये प्रति सवार प्रति वर्ष वेतन दिया जाता था। बाद में यह राशि घटाकर 200 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई। मुगल सवार को अन्य सवारों की अपेक्षा अधिक वेतन मिलता था। मनसबदारों को बादशाह की तरफ से इस बात की छूट थी कि वे सवारों के लिए मिली राशि में से 5% अपने लिए बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसके जाट वेतन में 2 रुपये प्रति सवार की वृद्धि की जाती थी। अपने वेतन में से ही मनसबदार को सेना के यातायात के लिए हाथी, ऊंट, खच्चर आदि की व्यवस्था करनी पड़ती थी। मुगल मनसबदारों को विश्व में सबसे अच्छा वेतन मिलता था, इसीलिए अनेक विदेशी, ईरानी, तुर्कानी, अफगानी, अरबी लोग बड़ी संख्या में मुगल दरबार में अपना भाग्य आजमाने आए। 100 जाट के मनसबदार को 500 रुपये का मनसब मिलता था, जबकि 1000 जाट वाले मनसबदार को 4400 रुपये वेतन दिया जाता था। और 5000 जाट का मनसबदार 30,000 रुपये पाता था। उस काल में किसी प्रकार का आयकर नहीं था। यद्यपि मनसबदारों को अपनी आय का आधा भाग सेना रखने और जागीर की व्यवस्था करने में खर्च हो जाता था, फिर भी वे शानो शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। प्रत्येक सवार का वेतन 20 रुपये मात्र था और पैदल सैनिक को 3 रुपये प्रति माह मिलते थे। सैनिक कुशल और योग्य हो, इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। इसके लिए प्रत्येक सवार का चिन्ह रखा जाता था और घोड़ों को दागा जाता था। मनसबदारों को समय समय पर अपने सैनिकों का निरीक्षण शहंशाह द्वारा कराना पड़ता था। अरबी और इराकी नस्ल के घोड़े भर्ती किए जाते थे और 10 घुड़सवारों के पीछे मनसबदारों को 20 घोड़े रखने पड़ते थे। जब तक इस नियम का पालन किया जाता रहा, मुगल सेना सशक्त बनी रही। मुगल मनसबदारों में मुगल, पठानी, राजपूत, हिंदुस्तानी आदि सभी जातियों के मनसबदार थे। केवल राजपूत और मुगल मनसबदारों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे केवल राजपूत और मुगल सैनिक रखें, जबकि अन्य को नहीं। महाबत खान ने विद्रोह कर जहांगीर को बंदी बनाया। जहांगीर ने तुजु के जहांगीरी लिखी। उसने प्रकृति सौंदर्य का अद्वितीय वर्णन किया। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तोडरमल का पुत्र कल्याण सिंह था, उसे जहांगीर ने सूबेदार बनाया। मान बाई को शाह बेगम का पद प्राप्त था। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस को जहांगीर के दरबार में आए। लाहौर में खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ। उसका विवाह मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से हुआ। शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण की। खान ए जहां लोदी ने 1628 ईस्वी में विद्रोह किया। उसे माधो सिंह ने सिहोंदा नामक स्थान पर मार डाला। जुझार सिंह बुंदेला ने 1629 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। जुझार सिंह ने 1635 ईस्वी में पुनः विद्रोह किया और चौरागढ़ के राजा प्रेम नारायण को मार डाला। अकबर के शासनकाल से लेकर संपूर्ण 17वीं शताब्दी तक मनसबदारी का मौलिक रूप बना रहा। जहांगीर ने दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की। इसके अनुसार 3000 जाट पद वाले मनसबदार और 3002 अस्पा सिंह अस्पा वाले मनसबदार को 6000 सैनिक रखने होते थे। शाहजहां ने मनसबदारों के नए वेतनमान निर्धारित किए और मासिक राशन
और नए नियम निर्धारित किए। मनसबदारों को जागीरें देने के लिए जहांगीर ने रजिस्टर तैयार करवाए, जिनमें जागीरों का ब्यौरा लिखा रहता था। जागीरों की कीमत रुपए में नहीं आंकी जाती थी, बल्कि दाम में आंकी जाती थी। इसलिए इस व्यवस्था को जामादाती कहते हैं। शाहजहां के समय में कीमतों में होने वाली वृद्धि के कारण जामादामी की कीमत बढ़ गई थी। औरंगजेब के शासनकाल में उस श्रेणी के मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। इनकी संख्या इतनी बढ़ गई थी कि इन्हें देने के लिए जागीरों का अभाव हो गया। इस कारण बादशाह और उसके मंत्रियों ने नए मनसबदारों की भर्ती पर रोक लगा दी, लेकिन परिस्थितियां इसके विपरीत थी और भर्ती होती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मनसबदारी प्रथा समाप्त हो गई और टूट कर बिखर गई। जमींदार। मुगलों के सरकारी दस्तावेजों में जमींदार शब्द का प्रयोग विविध रूप से किया गया है। गांव के उन भूमिपतियों को जमींदार कहा जाता था जो पुराने राजवंश के वंशज होते थे और भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार होता था। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी भी उनकी ही थी। जमींदारों में राजपूतों के अतिरिक्त अन्य वंश के व्यक्ति भी सम्मिलित थे। जमींदार मुगल कालीन उत्पत्ति नहीं थी। अबुल फजल एवं अन्य लेखकों की कृतियों से ज्ञात होता है कि भारत में भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार की परंपरा अत्यंत प्राचीन थी, लेकिन समय समय पर व्यक्तिगत अधिकार के नए नियम बनते रहते थे। जमींदार को कई गांवों से भूमि कर एकत्रित करने का वंशानुगत अधिकार था। जिन गांवों से वे भूमि कर एकत्रित करते थे वे उनके तालुक या जमींदारी कहलाते थे। सामान्यतः जमींदारों को कुल लगान का 5 या 10% हिस्सा मिलता था, परंतु यह कभी कभी 25% तक हो जाता था। ऐसा नहीं है कि जमींदार अपनी जमींदारी की समस्त भूमि का मालिक हो, उसे केवल लगान एकत्रित करने का अधिकार था, जबकि किसान अपनी भूमि के मालिक थे और तब तक फसल उगा सकते थे जब तक कि वे लगान देते रहते थे। इस प्रकार जमींदारों को लगान वसूल करने का और किसानों को फसल बोने का वंशानुगत अधिकार था। बंगाल के जमींदार सरकार को एक निश्चित राशि लगान के रूप में देते थे, जबकि किसानों से लगान वे अपनी इच्छा अनुसार निश्चित करते थे। इस प्रकार वे एक बड़ी राशि अपने लिए सुरक्षित रख लेते थे। जब कभी राज्य की मांग अधिक हो जाती थी तब किसानों को अधिक कर देना पड़ता था और भू राजस्व का मात्र 10% जमींदार रखते थे, जिसे मालिकाना कहा जाता था। जमींदार भी कई स्तर के होते थे और एक दूसरे के अधीन होते थे। इनके काफी कुछ आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। बड़े जमींदारों की सामाजिक स्थिति छोटे जमींदारों से काफ़ी अच्छी थी। जमींदारों के पास अपनी सेना होती थी और वे किले बनाकर रहते थे। किले या गढ़ इनकी सुरक्षा के लिए तो थे ही, साथ इनकी हैसियत भी बताते थे। जो जमींदार जितने बड़े और मजबूत किले में रहता था उतना ही बड़ा जमींदार माना जाता था। बाकी अगले पार्ट में।